गुड आफ्टरनून। किसी को लास्ट सेशन कल के सेशन में कुछ पूछना है? आज हम एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले एयरबॉर्न डिजीजेस होता क्या है? जो हवा में हमारे बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और ये जो एयरबॉर्न डिजीज है या जो हवा में फैलने वाली बीमारियां हैं, ये यूजुअली खांसी जुकाम एक दूसरे से भी फैलती है। खांसी जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। तो एक इन्फेक्शन अगर किसी को हुआ है तो उसको कैसे हुआ है? एक इंसान को इन्फेक्शन उसने, क्योंकि हम हवा में सांस लेते हैं, आसपास हमारे इतने कीटाणु हैं। अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति को खांसी जुकाम है और उसने खुली हवा में छींका या खांसा है, तो उसके जो कीटाणु है वो हवा में मिक्स होकर हमें लग सकते हैं और हमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं शरीर में, और ये हमको बीमार कर देते हैं। तो ये कैसे जब हमारे शरीर के अंदर ये जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कम से कम 1 हफ्ते के बाद हमें वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए। अम, सबसे पहले हम टीबी के बारे में बात करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की है बीमारी, वो भी हवा से ही लगती है। टीबी एक बहुत सीरियस इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है। वैसे टीबी कहीं पर भी हमारे शरीर में हो सकता है, बट जो हवा से फैलता है टीबी, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और मोस्ट कॉमनली, बहुत कॉमन है टीबी जो लंग्स पे इन्फेक्ट करता है। ये पर्सन टू पर्सन, मतलब एक इंसान को अगर टीबी है और अगर उसने खुले में, उसको नहीं पता है उसको टीबी है, और अगर उसने खुले में खांसा या छींका है, तो दूसरे इंसान को भी टीबी हो सकता है। ये कहीं पर भी हो सकता है टीबी, जैसे पहले मैंने बताया, ब्रेन, स्पाइन, कहीं पर भी शरीर में टीबी हो सकता है, बट जो कॉमन है वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया है जिससे टीबी होता है। अब टीबी के लक्षण क्या होते हैं? टीबी दो तरीके का होता है, एक होता है लेटेंट और एक होता है एक्टिव। लेटेंट टीबी का मतलब होता है वो टीबी जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर स्ट्रांग है, आपको टीबी हुआ है, तो वो तुरंत ठीक हो सकता है दवाइयों से। और एक्टिव टीबी वो होता है जो आपके बॉडी में मल्टीप्लाई कर लेगा, आपको बीमार करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं स्ट्रांग है उसको फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, तो आप इससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मतलब इससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिस लोगों की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी लो है, वो टीबी बहुत आसानी से एक दूसरे को फैला सकते हैं। फिर और क्या दिखते हैं लक्षण? खांसी होती है। खांसी जो है 3 से 4 हफ्ते तक चलती है। इस खांसी के साथ-साथ ब्लड भी आता है। आपके चेस्ट में पेन होता है, छाती में जकड़न होती है, साँस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, थकावट, फीवर, अ, ठंड लगना, भूख बिल्कुल भी नहीं लगना, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सब लक्षण दिखते हैं। खाँसी जो 3 से 4 हफ्ते चले, पर हमें नॉर्मल खाँसी भी लगती है। लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम 3 से 4 हफ्ते तक खाँसी चल रही है, कहीं टीबी तो नहीं है? आपके टीबी जो है वो बलगम वाली खाँसी होती है किसी को, और इसमें क्या होता है कि आपके जो खाँसी करते-करते ब्लड आता है, तब हम इसको टीबी का रूप
देते हैं या आपके चेस्ट में पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा खाँसी है और जकड़न बहुत ज़्यादा है, तो एक बारी आप टेस्ट करा सकते हैं, जाकर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं या एक्स-रे करा सकते हैं जिससे हमें श्योरिटी हो सकती है कि हमें टीबी है या नहीं। अगर टीबी है तो कुछ लोगों को जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। जैसे जिसकी इम्यून सिस्टम कम है, इम्यूनिटी पावर कम है लड़ने के लिए टीबी से, उनके लिए थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। एचआईवी, एड्स अगर किसी को है, उनके लिए परेशानी हो सकती है। डायबिटीज़ जिसको है, उनके लिए भी हो सकता है। सिवियर किडनी डिजीज़ेज़ जिसको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैंसर है, कैंसर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से चल रहे हैं। अ, कोई ऑर्गन, कोई अंग को ट्रांसप्लांट कराया है या बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड हैं। मालनरिश्ड होते हैं जिनमें बिल्कुल ही न्यूट्रिशन नहीं है, बिल्कुल ही इम्यूनिटी बिल्कुल ही पतले, बिल्कुल हड्डियाँ जिसकी दिखती हैं, जो बिल्कुल ही एनीमिक होते हैं, उनको हम मालनरिश्ड बोलते हैं। और बहुत यंग लोग बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग उनको उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। अगर टीबी अगर उनको लगता है तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। कैसे अपने आप और अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को इससे बचाएं? अगर लेटेंट टीबी है, आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे मेडिकेशन लो, थोड़ा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपका टीबी ठीक हो जाएगा, उसको एक्टिव में नहीं बनना। अगर एक्टिव है, तो आपको दवाई के साथ, प्रिकॉशंस के साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज़ करनी है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इंक्रीज़ करनी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे इंक्रीज़ होएगी? आपको खाना अच्छा खाना है, अ, एक्सरसाइज़ करनी है, अच्छी डाइट लेनी है ताकि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ कर सकें। हम अपनी फैमिली को टीबी से कैसे बचाएँ? टीबी जो है वो अ, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। जिनको टीबी है वो घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अ एक अलग से रूम में उनका व्यवस्था करें रहने के लिए जहाँ पर वेंटिलेशन हो। वेंटिलेशन मतलब खिड़कियाँ हों ताकि आप खिड़कियाँ खोलकर अगर वो खाँसते हैं, छींकते हैं तो वो बैक्टीरिया उन्हीं के आस-पास ना रहे। वो अ, उनके रूम से बाहर निकल जाए। और मुँह को ढक कर रखें, मतलब मास्क पहन कर रखें। कोई भी उनकी सेवा कर रहा है तो उनकी को भी प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। अ, आप भी अपना नाक मुँह ढक कर रखें। अ, हाथ बार-बार धोएँ ताकि उनको जो खाना दे रहे हैं उनको अलग प्लेट में दें और उनकी प्लेट अलग रखें ताकि इन्फेक्शन जो है वो किसी और को ना लगे घर में। पूरी मेडिकेशन जो है फिनिश करनी है, मतलब जो टीबी की एक डॉक्टर्स भी कहते हैं, टीबी अस्पताल भी अब हर जगह खुल गए हैं। वहाँ पर आपको फ्री की मेडिसिन भी मिलती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि टीबी की मेडिकेशन पूरी लेनी चाहिए। पूरी इन द सेंस कि अगर 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने टीबी की दवाई पूरी लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि आधी मेडिकेशन बीच में छोड़कर कहते हैं कि हम टीबी से मतलब हमें को टीबी नहीं है अब, पर वो दोबारा टेस्ट नहीं कराते हैं। पर वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर रहता ही रहता है 6 महीने। तो आपको वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए 6 महीने तक या 8 महीने तक या कोई-कोई लोग 12 महीने तक दवाई खाते हैं, तो वो पूरी मेडिकेशन पूरी करनी है, कोई मेडिकेशन स्किप नहीं करनी है। वैक्सीनेशन उपलब्ध है, बच्चों को हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं टीबी के लिए। टीबी का डायग्नोज़ कैसे होता है? अगर आपको लग रहा है कि खाँसी चली जा रही है और खाँसी में जकड़न है या चेस्ट पेन है या बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो हम ब्लड टेस्ट कराएँगे। ब्लड टेस्ट कराकर आपका सैंपल से पता चल जाएगा। चेस्ट एक्स-रे भी करा सकते हैं। चेस्ट एक्स-रेज़ में भी पता चल जाता है क्योंकि लंग्स में कहीं फ्लूइड है या कुछ पता चलता है, तो उससे भी टीबी का पता चल जाता है।
ट्रीटमेंट सिर्फ़ यही है कि आपको मेडिकेशन लेनी है, चाहे 6 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, चाहे 12 महीने हो, मेडिकेशन टाइमली लेनी है, कंप्लीट करना है। मेडिकेशन के साथ-साथ आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है, अच्छी डाइट लें, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें, अ, स जंक फूड नहीं खाना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जितनी हो सकती है उतनी करें और मेडिकेशंस को मिस नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं हवा से जो फैलती है दूसरी बीमारी जिसको हम दमा कहते हैं। दमा मतलब अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जब आपकी साँस लेने वाली नली में या तो मवाद भरा हुआ है या आपकी जो साँस लेने वाली नली है वो सिकुड़ गई है। तो उसमें साँस लेने में प्रॉब्लम आती है। और ये अस्थमा जिनको होता है उनकी डेली एक्टिविटी मतलब जो वो रोज़मर्रा के काम में भी उनको ये हर्डल करता है, उनको काम करने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है अगर किसी के न साँस लेने वाली नली में प्रॉब्लम है या मवाद भरा है या सिकुड़ी हुई है, तो साँस नहीं आती है ठीक से और वो फिर जब डेली एक्टिविटी करते हैं, चाहे अपने घर के काम ही क्यों ना हो या बाहर के काम क्यों ना हो, तो बहुत जल्दी साँस चढ़ जाता है, साँस फूलने लगता है। तो जब साँस फूलने लगता है, तो फिर वो अपने कामों में हर्डल हो जाता है। क्या सिम्पटम्स हैं? जनरली माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं और ये सिवियर भी हो सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो चेस्ट में जकड़न होती है बहुत ज़्यादा, साँस बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है या बहुत ज़्यादा धीरे होने लगती है। साँस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, बातें करने में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, मतलब बात नहीं कर पाते हैं आप प्रॉपर्ली। हाथ-पैरों ठंडे हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है और जो हाथ के नाखून हैं वो पीले पड़ जाते हैं। सबसे जो कॉमन सिम्पटम्स है वो यही है कि आपके जो ब्रीदिंग में इश्यूज़ हो जाए, आप साँस नहीं ले पाएँगे, साँस फूलने लग जाती है और इसी के साथ-साथ खाँसी भी आनी शुरू हो जाती है। तो तुरंत डॉक्टर्स क्या कहते हैं जब ऐसा स्थिति आती है तो तुरंत ही इन्हेलर का प्रयोग कर लें। इन्हेलर्स आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। क्या कारण क्या है? क्यों अस्थमा ऐसे साँस लेने में प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को अस्थमा होता है? या तो मैंने पहले बताया या तो उनकी साँस लेने वाली नली में मवाद है या वो सिकुड़ी हुई है या बहुत ज़्यादा जिसको हर आए दिन कॉमन कोल्ड या कफ लग जाता है। बहुत लोगों को डस्ट से, मिट्टी से एलर्जी होती है तभी उनको साँस चढ़ता है। या घर में पालतू जानवर हैं, उनके बालों से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, पॉल्यूशन से होती है। हाँ, मेडिकेशन कोई भी मेडिकेशन सूट नहीं करती है। गाँव में जब धान कटता है तो उसको जब पीटते हैं तो उसमें से जो छिलके निकलते हैं उनके पोलन से लोगों को बहुत एलर्जी होती है। स्मोकिंग से एलर्जी होती है, जो सिगरेट पीते हैं आस-पास के लोग जिनको अस्थमा है तो उनके आस-पास सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को स्मोक से भी एलर्जी होती है। किसी स्मेल से एलर्जी होना बहुत लोगों को अगरबत्ती, धूप बत्ती इन सब से भी एलर्जी होती है, तो उनका साँस फूलने लगता है, साँस उखड़ने लगता है। कैसे अपने आप को बचाएँ इससे? अस्थमा को फ़ॉलो करें मतलब फ़ॉलो प्लान जो भी डॉक्टर प्लान दे रहा है अस्थमा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसको पूरा अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए। जब डॉक्टर बताए उनके पास जाना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवाएँ बच्चों को इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया की। जिस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से दूर रहें। चाहे वो डस्ट हो तो घर में जब डस्टिंग हो रही है तो अपने फेस पे मास्क लगाएँ, चाहे पॉल्यूशन है तो घर के बाहर निकलते हुए भी अपने फेस पे मास्क लगाएँ। अ, अपनी ब्रीदिंग को मॉनिटर रखें। अम, अगर अस्थमा का अटैक पड़ता है, सीवियर अटैक नहीं है, माइल्ड है तो
आराम से बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अगर सिवियर है तो हम इसका जो क्विक रिलीफ जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्हेलर्स हैं, इन्हेलर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज़ डॉक्टर्स जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हमें रूटीनली लेना होता है। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ट्रीटमेंट में इन्हेलर्स का उपयोग करना है। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जैसे कि अपने घर को साफ रखना है। जिस चीज़ से एलर्जी है उधर से दूर रहें। अपने मुँह को कवर कर रखें जब आप बाहर जाते हैं या किसी चीज़ से पॉल्यूशन से एलर्जी है तो बाहर जाते हुए मास्क पहनें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, वेट मैनेज करें और उम, जो तला भुना ज़्यादा नहीं खाएँ जिसकी वज़ह से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी से भी हमें ब्रीथिंग इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जिसको सीवियर एसिडिटी होती है तो बर्प्स आते हैं तो सीधा जाकर आपके लंग्स और हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है। तो वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करें जिससे आपको हार्ट बर्न हो। फिर नॉर्मल कोल्ड एंड कफ भी बहुत कॉमन है, एयरबॉर्न एयर की बीमारी में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होता है। इसमें सबको पता है कि फ़ीवर होता है, किसी को मांसपेशियों में दर्द होती है, किसी को बहुत ठंड लगती है, सिर में दर्द, खाँसी भी होती है, साँस लेने में भी दिक्कत होती है, वीकनेस आ जाती है, गला खराब होने लगता है, आँखों के पीछे आँखों में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया ये सब हमारे सिम्पटम्स हैं। इन्फ्लुएंज़ा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कोल्ड और कफ को हम मेडिकल टर्म में इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं। सेम सिम्पटम्स हैं कोविड-19 जैसे। कोविड-19 जब आया था तो हम बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि वेदर चेंज में भी ये कोल्ड कफ होता है, पर कोविड-19 के भी सिम्पटम्स यही थे। क्या कारण क्या है? जब कोई इंसान को कोल्ड कफ है, किसी चीज़ से इन्फेक्शन है या कोई जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर से चेंज ऑफ वेदर में भी कोल्ड कफ लग जाता है। तो खाँसते-छींकते वक़्त या बात करते वक़्त उनके मुँह से, नाक से बैक्टीरिया जो निकलता है या वायरस जो निकलता है, वो हवा में मिक्स होकर दूसरे इंसान को लग सकता है। जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, उस पे ये असर नहीं करेगा, पर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, उस पे ये ज़रूर असर करता है। अपने हाथों को हमें बार-बार धोना चाहिए। कोविड के टाइम पे भी किसी चीज़ को छूने के बाद भी हम अपने हाथों को धोते थे, तो हवा की बीमारियों में यही है कि हमें नहीं पता कि कौन-सा इन्फेक्शन हवा में। तो हवा में जो भी इन्फेक्शन है आपको तो पता नहीं है, पर आप अपने हाथ को धोएँ आँखों पे और मुँह पे लगाने से पहले। पहले अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए फेस को टच करने से पहले। छींकते-खाँसते समय अपने मुँह को ढक कर रखें। आस-पास की जगह को साफ रखें। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खाँसी, जुकाम, बुखार है, तो आप 24 घंटे तक घर में रहें, उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। जितना हो सके ल्यूकवार्म वाटर पिएँ, अ, गुनगुना पानी पिएँ, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है दवाई उसको लें। अ, इन्फ्लुएंज़ा जो है ये कॉमन कोल्ड एंड कफ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है, दूसरे इंसान से पूरे गाँव को भी हो सकता है। एक स क्योंकि ये आपको भी पता है खाँसी-जुकाम एक-दूसरे से फैलती है। तो अपने आप को जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, घर में ही रहें। जब आप फ़ील बेटर करेंगे तो घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलें भी तो मास्क ज़रूर पहन कर निकलें, ताकि हम किसी और को इन्फेक्ट ना कर सकें। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी, मैं गरिमा गृह से शशि बोल रही हूँ मैम। मैम मैं एक हाँ, सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि अस्थमा कोई एज या उसके हिसाब से नहीं होता। जैसे कि 25 साल का अगर लड़का है और वो जैसे धूल मिट्टी वगैरह कुछ वो होता है तो उसको बहुत सारी छींकें आती है, तो क्या ये अस्थमा हो सकता है मैम? वैसे नॉर्मल है वो?
वैसे कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन धूल-मिट्टी देखिए के शशि जी, संपर्क में अगर उसको आती। साँस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है तो अस्थमा नहीं है। डस्ट से जी। एलर्जी है उसको क्योंकि उसको छींकें आती हैं। हाँ मैम, लगातार छींके आती है, तो मैम अस्थमा तो नहीं हो सकता नहीं? क्योंकि वैसे नहीं, नॉर्मल है वो डस्ट बिल्कुल। हाँ, डस्ट से अगर साँस लेने में दिक्कत आ रही है, तो अस्थमा अटैक आ सकता है। अदरवाइज़ डस्ट से जब छींकें आती हैं, तो इसका मतलब डस्ट से एलर्जी है उसको, तो वो यस डस्ट मैम। से जितना दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर ये छींकें ही तो आगे जाकर कहीं न कहीं ब्रीथिंग इश्यूज़ भी बन सकते हैं, जिसकी वज़ह से अस्थमा हो सकता है। तो मैम क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए एक बार? अभी तो नहीं शशि जी, आप पहले थोड़ा प्रिकॉशंस घर में ही मतलब अगर आपका बच्चा है या किसी और का भी है, तो पहले प्रिकॉशंस घर से लेना शुरू करें। अगर बाहर जाते भी हैं, तो मुँह पे कपड़ा बाँध कर जाएँ ताकि डस्ट से उनको एलर्जी ना हो। पहले कुछ दिन देखें, अगर यस। जब ब्रीथिंग इश्यूज़ होने शुरू होंगे और तब दिखाने का ज़रूरत है। अदरवाइज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करेंगे, तो ठीक हो सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। किसी का कोई सवाल है? Ma'am, I don't think so they have any more questions to ask, so can we conclude the session? Yes, Gitika, we can conclude the session. Oh, okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.